वयोवृद्ध शेयर बाजार निवेशक और भारतीय अरबपति राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें भारत के अपने वॉरेन बफेट के नाम से जाना जाता है, का रविवार को मुंबई शहर में निधन हो गया। फोर्ब्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजनेस मैग्नेट के लिए श्रद्धांजलि का नेतृत्व किया, जिसकी अनुमानित कुल संपत्ति $5.8 बिलियन थी। मोदी ने ट्वीट किया, राकेश झुनझुनवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक। उन्होंने वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान दिया, मोदी ने ट्वीट किया और झुनझुनवाला के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। स्थानीय मीडिया ने बताया कि उनकी मृत्यु का कारण अभी तक जारी नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित बताया गया था। उत्तरी राज्य राजस्थान के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट झुनझुनवाला ने कॉलेज में रहते हुए ही शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत महज $5,000 $63 की पूंजी से की गई थी। उन्होंने एक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म रेयर एंटरप्राइजेज की स्थापना और प्रबंधन किया। जैसे जैसे उसकी निवल संपत्ति लगातार बढ़ती गई, वह देश की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में निवेश के साथ भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक बन गया। अपने नवीनतम उद्यम में उन्होंने कम लागत वाली अकासा एयर को लॉन्च करने में मदद की, जिसने पिछले सप्ताह अपनी पहली उड़ान भरी थी। स्थानीय मीडिया ने बताया कि झुनझुनवाला को व्हीलचेयर पर लॉन्च के समय देखा गया था। एयरलाइन ने कहा कि वह उनके निधन की खबर से बेहद दुखी है। इसने एक बयान में कहा, अकासा में हम श्री झुनझुनवाला को धन्यवाद नहीं दे सकते कि उन्होंने हम पर जल्दी विश्वास किया और विश्व स्तरीय एयरलाइन बनाने के लिए हम पर अपना विश्वास रखा। देश के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिग बुल भी कहा जाता है। झुनझुनवाला बाजार में और अपने निवेश में जोखिम लेने के लिए जाने जाते थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, निवेशक, साहसिक जोखिम लेने वाला, शेयर बाजार की उत्कृष्ट समझ। उन्हें अपने आप में नेता कहा, जो भारत की ताकत और विकास में दृढ़ता से विश्वास करते थे। पिछले हफ्ते न्यूज चैनल CNBC टीवी के साथ एक साक्षात्कार में झुनझुनवाला ने कहा कि दुनिया भर में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भारतीय बाजार बढ़ेगा, लेकिन धीमी गति से। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे हैं। अरबपति शेयर निवेशक और देश की नवीनतम एयरलाइन अकासा एयर के संस्थापक राकेश झुनझुनवाला का रविवार सुबह निधन हो गया। वह 62 वर्ष के थे। अकासा की मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली उड़ान एक सप्ताह पहले 7 अगस्त को थी। झुनझुनवाला की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ब्रिज कैंडी अस्पताल के CEO एन संथानम ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें सुबह 6:45 बजे अस्पताल में मृत लाया गया था। उनका अंतिम संस्कार रविवार देर शाम मुंबई में किया गया। 5 जुलाई 1960 को जन्मे झुनझुनवाला ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अध्ययन और प्रशिक्षण लिया और 1980 के दशक के मध्य से उनका निवेश अगस्त 2022 तक बढ़कर $5.8 अरब या 46,000 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के वॉरेन बफेट के रूप में जाने जाने वाले वह हमेशा भारत पर बुलंद थे और भाजपा सरकार और उसकी आर्थिक नीतियों के समर्थक थे। उन्होंने शेयर बाजारों में अपनी व्यक्तिगत क्षमता और एक परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म रेयर एंटरप्राइजेज के माध्यम से निवेश किया। रेयर नाम उनके और उनकी पत्नी के पहले नाम राकेश और रेखा के पहले 2 अक्षरों से मिलकर बना है। उन्होंने 5 सीमित देयता भागीदारी फर्मों के अलावा 3 फर्मों रेयर इक्विटी प्राइवेट लिमिटेड, रेयर फैमिली फाउंडेशन और होप फिल्म मेकर्स में निर्देशन किया। टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक, एक्टेक, केनरा बैंक और फोर्टिस हेल्थकेयर सहित लगभग 3 दर्जन कंपनियों में उनकी पर्याप्त हिस्सेदारी है। झुनझुनवाला परिवार और दोस्तों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अदम्य बताया। जीवन से भरपूर, मजाकिया और व्यवहारिक, वे वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ देता है। वह भारत की प्रगति के प्रति भी बहुत भावुक थे। उनका निधन दुखद है, उन्होंने एक ट्वीट में कहा। अकासा एयर के अलावा, जिसे उन्होंने हाल ही में स्थापित किया था, झुनझुनवाला स्टार हेल्थ अलाइड इंश्योरेंस के प्रमोटर भी हैं। उनकी और उनकी पत्नी के पास कंपनी में 17.49% हिस्सेदारी है। इस जोड़े की टाइटन में 5.05%, क्रिसिल में 5.48% और फेडरल बैंक में 3.64% हिस्सेदारी है। उनकी अन्य बड़ी निवेश होल्डिंग्स में टाइटन कंपनी शामिल है, जिसमें उनकी पत्नी रेखा के साथ 5.05% हिस्सेदारी थी। टाटा मोटर्स में उनकी 1.09% हिस्सेदारी है।
जबकि झुनझुनवाला कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और जुलाई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में चेकअप के लिए भर्ती कराया गया था। निवेश बिरादरी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया। जबकि उन्हें जोखिम लेने वाले के रूप में जाना जाता था, कई लोगों का मानना है कि झुनझुनवाला ने अपनी सकारात्मकता के माध्यम से लाखों खुदरा निवेशकों को प्रेरित किया। वे लंबे समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजारों के बारे में हमेशा सकारात्मक थे। उन्होंने अपने कई निवेशों को एक दशक से अधिक समय तक बनाए रखा। उन्होंने कहा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, राकेश झुनझुनवाला भारत और देश की विशाल क्षमता में विश्वास करते थे। इस दृढ़ विश्वास ने उन्हें अपने पूरे जीवन और करियर में लगातार साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। टाटा समूह के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। श्री झुनझुनवाला का निधन एक अपूरणीय क्षति है और हम उनके परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए इंडिया इन्फोलाइन के संस्थापक और अध्यक्ष निर्मल जैन ने कहा, उनके पास सोने का दिल और दिमाग था जो किसी और की तुलना में बाजारों को बेहतर ढंग से समझता था। बाजारों में उनका योगदान बहुत बड़ा है क्योंकि वह बहुत सकारात्मक, जोखिम लेने वाले, स्पष्ट दिमाग वाले और प्रेरित निवेशक थे। चाहे खुदरा या चेन्नई उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति, वह बहुत प्यारे दोस्त थे और हम उन्हें हमेशा मिस करेंगे। निवेशक और व्यापारी झुनझुनवाला के निवेश निर्णयों का पालन करते थे क्योंकि उनके पोर्टफोलियो का मूल्य वर्षों से छत के माध्यम से प्रभावित हुआ था। सैकड़ों निवेशकों ने आंख बंद करके झुनझुनवाला में निवेश के शेयर खरीदे। कई ने मुनाफा भी कमाया। यह एक असामयिक मृत्यु थी और शेयर बाजारों और निवेशकों के लिए एक बुरा नुकसान था। एक दलाल स्ट्रीट डीलर ने कहा, जिन्होंने अपने निवेश निर्णयों का बारीकी से पालन किया। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राकेश झुनझुनवाला को दलाल स्ट्रीट्स, बिग बुलिया मार्केट बुल या बिग बुलिया मार्केट मोगुल जैसे कई नामों से जाना जाता था और यहाँ तक कि अक्सर वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एक कारण था कि उन्होंने इस तरह के प्रतिष्ठा संदर्भ हासिल किए। वह शेयरों से सफलता का प्रमाण था। उन्हें मिडास टच वाला शेयर बाजार का निवेशक कहा जाता था। इक्विटी से करोड़पति या अरबपति बनने के समान सपने रखने वाले कई निवेशकों द्वारा उन्हें मूर्तिमान किया गया था। लेकिन जैसे हर सफलता की कहानी का एक फॉर्मूला होता है और एक पृष्ठभूमि, झुनझुनवाला के पास भी एक था। झुनझुनवाला ने शेयरों में 5000 के साथ अपना निवेश शुरू किया जब सेंसेक्स सिर्फ 150 पर था। उनका पहला स्टॉक टाटा टी था जब वे अपने कॉलेज में थे। फोर्ब्स के अनुसार उनकी शुद्ध संपत्ति वास्तविक समय के आधार पर $5.80 बिलियन करोड़ से अधिक होगी। स्टॉक और ट्रेडिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही बढ़ गई थी। वह अपने पिता की बात सुनते थे और बाद के दोस्त शेयर बाजार पर चर्चा करते थे। उन्होंने शेयर बाजार को बहुत पेचीदा पाया क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव होता था और उन्हें आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों हुआ। 1984 में राकेश ने शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग करके करियर बनाने की चुनौती ली। इसी दौरान उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सी की पढ़ाई पूरी की। फॉर्मूला जादुई रूप से झुनझुनवाला के पास नहीं आया। उन्हें शेयरों और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना और उनका गहन अध्ययन करना था। उन्हें स्टॉक पर बहुत गहन अध्ययन करना पड़ा क्योंकि वे उनकी आजीविका थे। अंततः उन्हें एक साधारण गणितीय समीकरण से परिचित कराया गया। उन्होंने आउटलुक इंडिया के पूर्व संपादक एन महालक्ष्मी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मुझे एक साधारण गणितीय समीकरण से परिचित कराया गया था। प्रति शेयर आय, ईपीएस एक्स मूल्य आय अनुपात, पीआर मूल्य। यह स्पष्ट था कि जब दोनों चर मूल्य निर्धारण यानी ईपीएस और प्रतिलाभ स्टॉक की कीमतों में विस्फोट होता है। साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि स्टॉक में सभी लाभ कुछ प्रचलित कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं जो प्रकृति में गतिशील होते हैं। अपने विश्लेषण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पूर्ण लाभप्रदता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने उन कारणों और परिस्थितियों को समझने का फैसला किया जो उन्हें देते हैं इन मुनाफे में वृद्धि। झुनझुनवाला के अनुसार ईपीएस प्रत्येक कंपनी के लिए बहुत विशिष्ट है, जबकि पीईआर विभिन्न कारकों पर निर्भर था जिसमें कंपनी के आंतरिक और बाहरी दोनों शामिल थे। उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि ईपीएस 3 कारकों पर निर्भर करता है: लेखांकन नीतियों का पालन, मुनाफे का नकद प्रोफाइल और नियोजित पूंजी पर वापसी, जो कि पूंजी का कुशल उपयोग है। इस बीच
उन्होंने समझाया कि आंतरिक स्थितियां जो पर का निर्धारण करने में मदद करती हैं, वे है इनाम रिकॉर्ड, कमाई की पूर्वानुमेयता, जोखिम मॉडल, कथित विकास अवसर और प्रबंधन की कथित अखंडता। उन्होंने कहा था कि किसी कंपनी के भविष्य के एपीएस और पीईआर की भविष्यवाणी करने के लिए वास्तविक जीवन के कारोबार को समझने की जरूरत है। इसके अलावा साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ईपीएस की भविष्यवाणी मुख्य रूप से विज्ञान और आंशिक रूप से कला थी। हालांकि प्रति पूर्वानुमानों के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि पर हर छोटे से विज्ञान के साथ कला है। उन्होंने पीआर को खाना पकाने और सेक्स की तरह के रूप में वर्णित किया था। इसे सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे सीखना होगा। उन्होंने साक्षात्कार में आगे स्वीकार किया है कि पीए को समझना, भविष्यवाणी करना सबसे कठिन है और सफल निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिग बुल के अनुसार सफल निवेश की सामग्री वर्तमान अपेक्षाओं और भविष्य के संभावित प्रदर्शन के बीच अंतराल का पता लगाने में थी, जिसने उन्हें एक निवेशक के रूप में अनुकूल संभावनाएं प्रदान की। पुदीनाई पेपर ऐप खोलो, घर नवीनतम बाजार बीमा किस्त, तेरे लिए ध्यान सूची, प्रीमियम योजनाओं पर 25% तक की छूट। अब सदस्यता लें। होम बाजार शेयरों में निवेश करते हुए पकड़े गए ये एक गणितीय फॉर्मूला। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला शेयरों में निवेश करते हुए पकड़े गए ये एक गणितीय फॉर्मूला। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला। फोर्ब्स के अनुसार उनकी शुद्ध संपत्ति वास्तविक समय के आधार पर $5.80 बिलियन करोड़ से अधिक हो गई। पुदीना। फोर्ब्स के अनुसार उनकी शुद्ध संपत्ति वास्तविक समय के आधार पर $5.8 बिलियन करोड़ से अधिक हो गई। पुदीना। 3 मिनट पढ़ा, अपडेट किया गया 14 अगस्त 2022, 7 बजे अपराह्न। आइसलाइमेंट स्टॉक और ट्रेडिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही बढ़ गई थी। वह अपने पिता की बात सुनते थे और बाद के दोस्त शेयर बाजार पर चर्चा करते थे। उन्होंने शेयर बाजार को बहुत पेचीदा पाया क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव होता था और उन्हें आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों हुआ। इस लेख को सुने। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने आज सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। राकेश झुनझुनवाला को दलाल स्ट्रीट्स, बिग बुल या मार्केट बुल या बिग बुल या मार्केट मोगुल जैसे कई नामों से जाना जाता था और यहाँ तक कि अक्सर वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। एक कारण था कि उन्होंने इस तरह के प्रतिष्ठा संदर्भ हासिल किए। वह शेयरों से सफलता का प्रमाण था। उन्हें मिडास टच वाला शेयर बाजार का निवेशक कहा जाता था। इक्विटी से करोड़पति या अरबपति बनने के समान सपने रखने वाले कई निवेशकों द्वारा उन्हें मूर्तिमान किया गया था। लेकिन जैसे हर सफलता की कहानी का एक फॉर्मूला होता है और एक पृष्ठभूमि, झुनझुनवाला के पास भी एक था। झुनझुनवाला ने शेयरों में 5000 के साथ अपना निवेश शुरू किया जब सेंसेक्स सिर्फ 150 पर था। उनका पहला स्टॉक टाटा टी था जब वे अपने कॉलेज में थे। फोर्ब्स के अनुसार उनकी शुद्ध संपत्ति वास्तविक समय के आधार पर $5.80 बिलियन करोड़ से अधिक हो गई। स्टॉक और ट्रेडिंग में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही बढ़ गई थी। वह अपने पिता की बात सुनते थे और बाद के दोस्त शेयर बाजार पर चर्चा करते थे। उन्होंने शेयर बाजार को बहुत पेचीदा पाया क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव होता था और उन्हें आश्चर्य होता था कि ऐसा क्यों हुआ। 1984 में राकेश ने शेयरों में निवेश और ट्रेडिंग करके करियर बनाने की चुनौती ली। इसी दौरान उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई पूरी की। फॉर्मूला जादुई रूप से झुनझुनवाला के पास नहीं आया। उन्हें शेयरों और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना और उनका गहन अध्ययन करना था। उन्हें स्टॉक पर बहुत गहन अध्ययन करना पड़ा क्योंकि वे उनकी आजीविका थे। अंततः उन्हें एक साधारण गणितीय समीकरण से परिचित कराया गया। उन्होंने आउटलुक इंडिया के पूर्व संपादक एन महालक्ष्मी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, मुझे एक साधारण गणितीय समीकरण से परिचित कराया गया था। प्रति शेयर आय, ईपीएस एक्स मूल्य आय अनुपात, पीआर मूल्य। यह स्पष्ट था कि जब दोनों चर मूल्य निर्धारण यानी ईपीएस और प्रतिलाभ स्टॉक की कीमतों में विस्फोट होता है। साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि स्टॉक में सभी लाभ कुछ प्रचलित कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं जो प्रकृति में गतिशील होते हैं। अपने विश्लेषण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पूर्ण लाभप्रदता को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने उन कारणों और परिस्थितियों को समझने का फैसला किया जो उन्हें देते हैं इन मुनाफे में वृद्धि। झुनझुनवाला के अनुसार ईपीएस प्रत्येक कंपनी के लिए बहुत विशिष्ट है, जबकि पीईआर विभिन्न कारकों पर निर्भर था जिसमें कंपनी के आंतरिक और बाहरी दोनों शामिल थे।
उन्होंने साक्षात्कार में कहा कि ईपीएस 3 कारकों पर निर्भर करता है: लेखांकन, नीतियों का पालन, मुनाफे का नकद प्रोफाइल और नियोजित पूंजी पर वापसी, जो कि पूंजी का कुशल उपयोग है। इस बीच उन्होंने समझाया कि आंतरिक स्थितियां जो पर का निर्धारण करने में मदद करती हैं, वे है इनाम रिकॉर्ड, कमाई की पूर्वानुमेयता, जोखिम मॉडल, कथित विकास अवसर और प्रबंधन की कथित अखंडता। राकेश झुनझुनवाला ने जो शानदार लाभ पैदा किया, उसके पीछे एक ऐसा दिमाग था जो मानवीय व्यवहार को समझने के साथ साथ कंपनियों के कामकाज को भी समझता था। इसके अलावा साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ईपीएस की भविष्यवाणी मुख्य रूप से विज्ञान और आंशिक रूप से कला थी। हालांकि प्रति पूर्वानुमानों के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि पर हर छोटे से विज्ञान के साथ कला है। उन्होंने पीआर को खाना पकाने और सेक्स की तरह के रूप में वर्णित किया था। इसे सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे सीखना होगा। उन्होंने साक्षात्कार में आगे स्वीकार किया है कि पीए को समझना, भविष्यवाणी करना सबसे कठिन है और सफल निवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। बिग बुल के अनुसार सफल निवेश की सामग्री वर्तमान अपेक्षाओं और भविष्य के संभावित प्रदर्शन के बीच अंतराल का पता लगाने में थी, जिसने उन्हें एक निवेशक के रूप में अनुकूल संभावनाएं प्रदान की। प्रति शेयर आय, ईपीएस उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक है जो कंपनी की लाभप्रदता का संकेत देते हैं। ईपीएस एक सामान्य मीट्रिक है और ये दिखाने में मदद करता है कि फर्म अपने स्टॉक के प्रत्येक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है। आंकड़ों की गणना कंपनी के शुद्ध लाभ को उसके सामान्य स्टॉक के बकाया शेयरों से विभाजित करके की जाती है। आमतौर पर ईपीएस संख्या जितनी अधिक होगी, कंपनी उतनी ही अधिक लाभदायक होगी। मूल्य से आय अनुपात, पीआर, महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में से एक है जो यह समझने में मदद करता है कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा। वे स्टॉक के भविष्य के मूल्य स्तरों को समझने में भी मदद करते हैं। ये मीट्रिक शेयरों के मूल्यांकन के लिए सबसे लोकप्रिय कारकों में से एक है। ये एक